अस्सलामुअलैकुम। जैसे आप सबको पता है कि हमने पेपर 6 के कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए हुए हैं और कुछ टॉपिक्स हमें कवर करने बाकी है। तो आज से हम पेपर 6 के जो पेंडिंग टॉपिक्स है वही कवर करेंगे। जो ऑलरेडी कवर किए हुए टॉपिक्स है पेपर 6 के वो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड रूल्स देयर अंडर, J&K रिजर्वेशन एक्ट एंड रूल्स देयर अंडर, पब्लिक मैन एंड पब्लिक सर्वेंट्स डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एक्ट एंड रूल्स देयर अंडर एंड इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल राइट्स। तो जो हमें कवर करने हैं उनमें है यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K एंड इट्स सब टॉपिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स सेलिएंट फीचर्स। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स सेलिएंट फीचर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी कंट्री यानी इंडिया का, वो सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया माना जाता है। ठीक है, दुनिया भर की जितनी सारी कंट्रीज है उन सब के जितने सारे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उन सब कॉन्स्टिट्यूशंस में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है? इंडिया का, यानी हमारी कंट्री का है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंडर फ्रेमवर्क है जो कि हमें बताता है फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड, स्ट्रक्चर, प्रोसीजर्स, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, और ये सेटअप करता है फंडामेंटल राइट्स को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को और ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स को। ठीक है, यानी ये एक ऐसी बुक है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है हाउ टू गवर्न ए कंट्री। ठीक है, वो है इसमें। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको ड्राफ्ट किया गया एक 7 मेंबर ड्राफ्टिंग कमिटी के थ्रू, जो कि बनाई थी किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने ऑन 29 अगस्त 1947। ठीक, इस ड्राफ्टिंग कमिटी के हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी डॉक्टर BR अंबेडकर। ठीक, जैसे मैंने बताया ड्राफ्टिंग कमिटी के 7 मेंबर्स थे और 7 में से जो चेयरमैन थे वो इंक्लूडेड है। ठीक है, यानी कि 7 जो मेंबर्स है वो इंक्लूडिंग डॉक्टर BR अंबेडकर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करके फाइनलाइज करने में ड्राफ्टिंग कमिटी को 2 साल 11 मंथ और 18 दिन लगे, और इन 2 साल 11 मंथ और 18 दिनों में इस ड्राफ्टिंग कमिटी ने 11 बार सेशंस लिए, यानी 11 बार वो कमिटी बैठी, और उस कमिटी के जो 11 सेशंस थे वो एक्सटेंड हुए 165 डेज तक, यानी वो 11 सेशंस जो है वो 165 दिनों तक जो है चले। यानी ओवरऑल 11 सेशंस में कितने दिन लगे? 165 दिन। और कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्ट को फाइनलाइज होने में? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, इन 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी 11 सेशंस इसने लिए, और उन 11 सेशंस में कितने दिन आए? 165 दिन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफेक्टिव हुआ 26 जनवरी 1950 से, जिसे हम रिपब्लिक डे के नाम से मनाते हैं। ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने रिप्लेस किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, जो कि तब माना जाता था कंट्री का फंडामेंटल गवर्निंग डॉक्यूमेंट। कौन? इंडियन गवर्नमेंट का जो, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट 1935 था वो माना जाता था कंट्री का फंडामेंटल गवर्निंग डॉक्यूमेंट। उसको रिप्लेस किया किसने? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, और डॉक्टर BR अंबेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो हेड थे ड्राफ्टिंग कमेटी की। समझ आई बात? जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना बिगनिंग में, एट इट्स इनैक्टमेंट, इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन आज इसमें 470 आर्टिकल्स है जिनको ग्रुप किया गया है 25 पार्ट्स में, 12 शेड्यूल्स और 5 अपेंडिसेस में। ठीक है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें आर्टिकल्स वगैरह ऐड होते गए और उस वजह से पार्ट्स भी इंक्रीज होते गए और शेड्यूल्स भी इंक्रीज होते गए। आज तक जब से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वजूद में आया तब से लेकर के आज तक
ठीक है। 106 बार इसको अमेंड किया गया, 106 अमेंडमेंट्स हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आज तक। एज ऑफ सितंबर 23 की मैं बात कर रही हूं, यानी अभी तक जो है 106 अमेंडमेंट्स इसमें हो गए हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था पहले उसे ड्राफ्ट किया गया था इंग्लिश में, लेकिन 1950 में इसको फिर हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो बाकी लैंग्वेज थी उसमें भी ट्रांसलेशन इसकी होती गई। लेकिन एक्चुअल जो इसकी लैंग्वेज थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वो है इंग्लिश, और उसके बाद 1950 में इसको ट्रांसलेट किया गया किसमें, हिंदी में। समझ आई बात। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसको बनाने से पहले जो फ्रेमर्स थे, यानी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे, जो कि मेंबर्स इसको बना रहे थे, उन्होंने दुनिया भर की कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को एग्जामिन किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की वर्किंग को भी एग्जामिन किया। उसके बाद जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस दुनिया भर की कंट्री के एग्जामिन किए, उसमें से उन्होंने कुछ चीजें बोरो की अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। यानी कि जैसे मैं यहां पे आपको बताऊं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लोअर हाउस का पावरफुल होना, ये बोरो किया गया है यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का रिटन होना, प्रेम्बल होना कॉन्स्टिट्यूशन में, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट होना, ये बोरो किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, या नॉमिनेशन मेंबर का राज्यसभा के प्रेसिडेंट के थ्रू होना, ये अडॉप्ट किया गया है कहाँ के, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसी तरीके से बहुत सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ कुछ चीजें अडॉप्ट की गई और ओवरऑल हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन अपना फिर इंडिया का बनाया गया। ठीक है, यानी इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बहुत सारे चीज़ें हैं, उसमें जो बहुत सारी मतलब टर्म्स है, उसमें जो बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसमें जो बहुत सारी प्रोसीजर्स है, उनको बाकी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से एक एक करके जो सबसे जहां पे अच्छा लगा, जो सबसे फायदेमंद लगा, उसको चुन चुन के बोरो करके वहां से लिया गया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उस हिसाब से उसमें डाल दिया गया। समझाई बात? ठीक है। नाउ salient features of Indian Constitution. Indian Constitution के salient features. Salient features means most important features. यानी important features क्या है Indian Constitution के? अभी हमने देखा कि कब बना, कैसे बना, किन्होंने बनाया, कहाँ कहाँ से इसके लिए टर्म्स या प्रोसीजर्स बोरो हुए, वो हमने देखा। ऑल्दो बहुत सारी कंट्रीज से बोरो हुए, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ ही दिखाई है। तो उसके बाद अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसकी मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है वो हमें देखने हैं। ठीक है, पहला फीचर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये कंट्रीज में से सारी कंट्रीज जो वर्ल्ड की है उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन सब में ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इसको क्लासिफाई किया जाता है रिटन में या अनरिटन में। जैसे रिटन है अमेरिका का, अनरिटन है ब्रिटिश का। तो हमारा जो इंडिया का है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसने ऑप्ट किया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी गवर्नमेंट है उसे बनाया गया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि अडॉप्ट किया गया है कहां से, ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे कि अमेरिका में वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंशियल है। तो ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां से अडॉप्ट किया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हमें प्रोवाइड करता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ब्लेंड है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का, यानी कि ये टफ भी है और काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है। यानी ये यूनिक ब्लेंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पेश करता है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ना ही वो रिजिड है ना ही वो फ्लेक्सिबल है, हम कहेंगे इन दोनों का एक ब्लेंड है। ठीक है, सिंथेसिस है इन दोनों का। प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीफेस है जिसे हम प्रेम्बल कहते हैं। उसमें आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की समराइजेशन है। और जो इसमें ये ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक प्रिंसिपल्स वगैरह दिखाए गए हैं, ये इन्हीं से सारे के सारे सेलिएंट फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक्चुअली आते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक,
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स है जो मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके अंदर फिर आर्टिकल्स दिखाए गए हैं और इन हर आर्टिकल में एक एक राइट है, लेकिन उन राइट्स को फिर आर्टिकल्स को समराइज करके एक पर्टिकुलर ग्रुप बना के एक राइट के अंडर जो है वो डाल दिया गया। जैसे राइट टू इक्वालिटी, इसके अंडर 4 आर्टिकल्स आते हैं, चारों के 5 आर्टिकल्स आते हैं। इन 4-5 आर्टिकल्स के अंडर अलग अलग राइट्स जो है वो लिखे गए हैं, लेकिन वो सारे समराइज करते हैं किस चीज को, राइट टू इक्वालिटी। वो सारे आर्टिकल्स के अंडर जो जो राइट्स दिए हैं वो इक्वालिटी को ही जो है प्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 to 22, इसके अंडर जो है फ्रीडम्स की हमें बताई गई है, फ्रीडम टू स्पीच या फ्रीडम टू एजुकेशन, फ्रीडम टू मूव, अलग अलग फ्रीडम्स के जो राइट्स है वो इसके अंडर कैटेगराइज किए गए हैं। इसी तरीके से राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है। यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें गारंटी करता है फंडामेंटल राइट्स को, यानी कि जो बाय बर्थ ही एक सिटीजन को मिल जाते हैं। जैसे एक बच्चा पैदा हो जाता है बस उसी टाइम उसको वो राइट्स जो है मिल जाते हैं, इसीलिए इन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। तो पार्ट 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो अपने सिटीजन्स को गारंटी करता है फंडामेंटल राइट्स, और ये फंडामेंटल राइट्स जो है ये एक सिटीजन को जो है हेल्प करते हैं अपनी लाइफ को आराम से गुजारने में, ठीक है। यानी कि राइट्स को जो वो एंजॉय करता है, वो अपने हुकूक जो है वो एंजॉय करता है, और ये हुकूक उसे कौन देता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है हमें, उसमें हमें क्या दिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये नोवल फीचर है किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। यानी कि बहुत ही अहम फीचर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब आप बोलेंगे कि ये है क्या, ये बेसिकली इंस्ट्रक्शंस है जो कि फॉलो करने पड़ते हैं स्टेट्स को वाइल फ्रेमिंग न्यू लॉज, न्यू रूल्स वगैरह। अगर एक स्टेट है वो कोई रूल, कोई स्कीम, कोई लॉ फ्रेम करती है तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है, कुछ डायरेक्शंस दी गई है जिन्हें हम नाम देते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट्स हमने पढ़े, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि सारी इंडियन सिटीजन्स को अपहोल्ड करनी पड़ती है, यानी ये ड्यूटीज निभानी पड़ती है। ऑल्दो ये एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में फंडामेंटल ड्यूटीज लाइक फंडामेंटल राइट्स, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो प्रोवाइड की गई है कि ये ड्यूटीज इंडियन सिटीजन्स को करनी पड़ेंगी टुवर्ड्स जो है बाकी सिटीजन्स या टुवर्ड्स कंट्री। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है फंडामेंटल ड्यूटीज भी, ठीक है। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है एक इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड इंडियन जुडिशरी जो कि फ्री है किसके इन्फ्लुएंस से, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के इन्फ्लुएंस से। यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है एक ऐसी जुडिशरी सिस्टम को जो कि टोटली फ्री है एग्जीक्यूटिव के दबाव से और लेजिस्लेचर के दबाव से, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एपेक्स कोर्ट माना जाता है जुडिशियल सिस्टम का, और इसके अंडर आते हैं फिर हाई कोर्ट्स, और हाई कोर्ट्स के अंडर जो है बाकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वगैरह आते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो फेडरल कोर्ट माना जाता है, हाईएस्ट कोर्ट माना जाता है, जो कि गारंटी करता है फंडामेंटल राइट्स किसको, अपने सिटीजन्स को, जो कि दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है एक इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम को, ठीक है। आप वैसे भी लिख सकते हैं एग्जाम में। ए सेक्युलर स्टेट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बताता है कि इंडिया जो है वो एक सेक्युलर स्टेट है, यानी कि यहाँ पे कोई भी रिलीजन जो है वो ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। यहाँ पे हर रिलीजन के जो लोग हैं वो रह सकते हैं, ये किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को अपहोल्ड नहीं करता है, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है एक फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। एक फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो ऐसी स्ट्रक्चर है जहां पे एक स्टेट या एक कंट्री जो है वो डिवाइड होती है स्मॉलर रीजन्स में, और वहां पे गवर्नमेंट फंक्शनिंग करती है 2 लेवल्स पे, ठीक है।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एनविसेज करता है एक फेडरल स्ट्रक्चर, किसके लिए, इंडिया के लिए। किस चीज को मद्देनजर रखते हुए, जियोग्राफिकल वास्टनेस को मद्देनजर रखते हुए, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस को, डाइवर्सिटी ऑफ रीजन्स, रिलीजन्स, कास्ट वगैरह को मद्देनजर रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट को फेडरल जो है वो एनविसेज या वो जिसे हम बोलेंगे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इंडिपेंडेंट बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज सेटअप की हुई है जिनको पावर्स दिया गया है, जैसे इलेक्शन कमीशन है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का ऑफिस है, फाइनेंस कमीशन वगैरह है। यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है हमें बहुत सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज भी। ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ड है 1 वोट 1 पर्सन, या जिसे हम कहेंगे 1 पर्सन 1 वोट, यानी कि एक पर्सन को एक ही वोट देने का हक है। ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमें प्रोवाइड करता है, यानी कि वो कहता है कि जो भी इंडियन सिटीजन है 18 साल की एज का, उसे एंटाइटलमेंट दी जा रही है वोट करने की इलेक्शंस में, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, सेक्स, रेस, रिलीजन और स्टेटस। ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बिलीव करता है पॉलिटिकल इक्वालिटी में, किसके थ्रू, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है कि हर वो इंडियन सिटीजन जो कि 18 साल की एज का है उसको हक है इलेक्शन में वोट देने का, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि हर सिटीजन इंडिया का है, हर वो बंदा जो इंडिया में रहता है, इंडिया का बॉर्न है, वो सिटीजन है इंडिया का। ठीक है। यानी इरेस्पेक्टिव ऑफ बर्थ प्लेस, यानी कि कहाँ पे वो पैदा हुआ इंडिया में या उसकी रेजिडेंस कहाँ है इंडिया में, उसको मतलब साइड में करके जो भी इंडिया का बाशिंदा है उसको इंडिया की सिटीजनशिप दी जाती है, यानी कि इंडिया में एक सिंगल सिटीजनशिप जो है वो प्रोवाइड की जाती है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपने सिटीजन्स ऑफ कंट्री को सिंगल सिटीजनशिप जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रोविजंस है इमरजेंसी के भी। इमरजेंसी मतलब कभी कभार क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट को नॉर्मल रन होने में जो है कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, आइदर ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर या फाइनेंशियल इमरजेंसी की वजह से क्या होता है, नॉर्मल सी जो है या नॉर्मल गवर्नमेंट जो है उसको रन करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है कंट्री में। तो ड्यूरिंग इमरजेंसी क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑल पावरफुल बन जाती है और सारी स्टेट्स वगैरह जो है वो सेंटर के अंडर आ जाती है, यानी कि जो सेंटर ऑर्डर्स वगैरह निकालेगा वो सारी की सारी स्टेट्स पे फिर इंप्लीमेंट हो जाते हैं ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम फेडरल टू यूनिटरी ड्यूरिंग इमरजेंसी एक यूनिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी का भी प्रोविजन रखा गया है कि कभी कभार ऐसा हो सकता है जब गवर्नमेंट नॉर्मली रन नहीं कर सकती है जैसे ऑर्डिनरी टाइम्स में करती है, कभी कभार कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस भी जो है वो पैदा हो जाती है। हमने यहाँ पे 3 टाइप्स की इमरजेंसीज बताई है जो मैंने आपके सामने लाई है। तो इन इमरजेंसीज के टाइम पे जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर की जा सकती है और उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑल पावरफुल बन जाती है। ठीक है। 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता था पहले ड्यूअल पॉलिटी, यानी सेंटर और स्टेट, ये गवर्नमेंट थे हमारे पास 2, सेंटर और स्टेट। लेकिन 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर क्या हुआ, 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट जो है जिसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं उसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया की जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है एक्सेप्ट इंडिया कहीं नहीं पाया जाता है, बस ये जो 3rd टायर सिस्टम जो 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही पाया जाता है। यानी लोकल गवर्नमेंट जो है वो एडअप हुई किसके थ्रू, जिसे हम कहते हैं पंचायत। ठीक है। या म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, और ये जो है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंडर जो है वो मतलब वजूद में आई। तो इसके थ्रू क्या बन गया, सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, यानी कि 3 स्टेजेस बन गई गवर्नमेंट की। तो इसको हमने नाम दिया 3 टायर गवर्नमेंट। तो ये एक यूनिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम, जहाँ पे सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायत वगैरह या म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस वगैरह जो है उनको भी जो है
पावर दिए गए। तो ये एक यूनिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या है यूनिक फीचर? 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है, इसके साथ ही आज का टॉपिक खत्म। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई भी आपको डाउट हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ मैं आपको कहूँगी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ये हमारे सारे जो भी मिनिस्ट्रियल स्टाफ के हमारे कुलीग्स हैं उन तक पहुँचे, जिनको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है उन तक पहुँचे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।